नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरी आत्मकथा जो कि ये पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, उसका अगला अंश जिसका शीर्षक है विलायत, उसका दूसरा भाग लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। सुनिएगा। यदि यही बाधा उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता था और पेट भरने का दूसरा कोई उपाय न था। अतः घर में चूहे लौटा करते थे। फिर शरीर पर ठीक कपड़े कहाँ से आते। संतान में इनके लड़कियां थीं। उनका इस सिद्धांत पर भरोसा नहीं था और वे अपने पिता की खोज का बहुत थोड़ा आदर करती थीं। वे अपने पिता को पागल समझा करती थीं और मैं समझता हूँ कि बार बार उनको फटकारती भी रही होंगी। कभी कभी उनके चेहरे पर एकदम सुख की छटा पसर जाती और उस पर लोग ये समझते कि उन्हें कोई नए सबूत मिल गए होंगे। उनकी ताजगी देखकर मुझे भी जोश आता था, लेकिन कभी कभी इससे भी उल्टा होता था। उनका सब आनंद भाग जाता था, आवेश खत्म हो जाता और दुख में इतने चूर हो जाते कि उन्हें सिर पर लिया हुआ ये बोझ सहन नहीं होता था। ऐसे समय में हमारी पढ़ाई की बात क्या पूछना। कदम कदम पर रुकना और उदास मन होकर किसी एक और टकटकी लगाकर देखते रहना। उस समय लैटिन ग्रामर की पहली किताब मैं पढ़ रहा था, लेकिन इस ओर उनका मन क्यों लगने लगा। किताब सामने रखी हुई है, सीखने के लिए मैं सामने बैठा हुआ हूँ, लेकिन मास्टर जी का मन सूने आसमान में हवा खा रहा है। शरीर से दुबले और ऊपर बताए गए बोझ से दबे गरीब मास्टर जी पर दया आती थी, लेकिन सीखने में इनसे कोई मुझे सहायता नहीं मिलती थी। तो भी इन्हें छोड़ देने का मेरे मन में इरादा नहीं होता था। जब तक मैं इस परिवार में रहा, लैटिन सीखने का सही तरीका रहा। कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पर रखने का इरादा किया गया। अतः जाने से पहले मैंने अपने मास्टर जी से पूछा, आपको क्या देना चाहिए। दुखी होकर उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुझे कुछ नहीं पढ़ाया, बल्कि तेरा समय ही लिया है, अतः मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इस पर मैंने बहुत जिद की और अंत में फीस लेने के लिए उन्हें तैयार किया। मेरे मास्टर जी ने अपने ज्ञान के समर्थन के लिए जुटाए हुए सबूतों को मुझे समझाने की कभी कोशिश नहीं की। इसीलिए यद्यपि उनकी बात को मैं समझ नहीं सका, तो भी आज तक इस सिद्धांत पर मैंने आपत्ति नहीं की। उनका वह सिद्धांत मुझे इस समय सही लगा और आज भी लगता है। मेरा भरोसा है कि किसी ज़्यादा गहरे और अखंड तार के द्वारा इंसानों के मन एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इसीलिए एक ओर खट होने पर बीच के इसी न दिखाई देने वाले तार के द्वारा दूसरी ओर तुरंत खट हो जाता है। इसके बाद श्रीयुत फालिन ने मुझे बारकर नाम के एक मास्टर जी के घर पर रखा। वे अपने घर छात्रों को रखकर उनके इम्तहान की तैयारी करा दिया करते थे। ऐसे ही छात्रों में से मैं भी एक था। फुर्तीली और सीधी सादी स्त्री के सिवाय दूसरी चीज़ उनके घर में न थी। यह समझना मुश्किल नहीं है कि विद्यार्थियों को शिक्षक चुनने की सुविधा न मिलने के कारण ही ऐसे शिक्षक को ट्यूशन मिला करती है, लेकिन पढ़ाई के समान स्त्री पाना आसान नहीं है। स्त्री पाने में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, ये सुनने पर मन चकित हो जाता है। श्रीमती बारकर का एक कुत्ता था। इसके साथ खेलने में उन्हें बहुत संतोष मिलता था। जब बारकर साहब अपनी स्त्री को परेशान करना चाहते थे, तब इस कुत्ते को सताया करते थे। नतीजा ये होता कि इस गूंगे जानवर पर उस बाई का प्यार ज़्यादा बढ़ता जाता और साथ में अपने पति से मन मुटाव भी। इन हालातों में मुझे ज़्यादा दिनों तक नहीं रहना पड़ा और मेरी भौजाई ने मुझे डेवहन शायर में टर्के स्थान पर रहने के लिए बुला लिया। उस समय मैं खुशी से फूल गया और तुरंत वहाँ चला गया। वहाँ की टेकड़ियाँ, खिले हुए फूलों से ढका बगीचा, पाइन पेड़ों की छाया और बहुत चंचल दोनों खिलाड़ी साथियों की संगत में मैं कितना खुश था, ये कहना मुश्किल है। इस तरह मेरी आंखें सुंदरता से भर गई थीं, मन खुश था और मेरे दिन आराम से बीत रहे थे। ऐसे समय में भी कविता क्यों नहीं जगती, इस चिंता से मैं अपने आप को दुखी बना लेता था। एक दिन कवि की किस्मत आजमाने के लिए मैं कोरी किताब और छतरी हाथ में लेकर पहाड़ के छोर की ओर चला गया। मेरी खोजी हुई जगह बेशक खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता मेरी ख्याली ताकत या यमक के ऊपर निर्भर नहीं थी। पहाड़ी सिरा आगे आया हुआ था और वह जल तक चला गया था। आगे की ओर झाग भरी लहरों में डूबते सूरज की किरणें खो रही थी। सूरज आराम के लिए एकांत में जा रहे थे। थके हुए वन देवता के खुले आंचल से पाइन पेड़ों की छाया
पीछे की ओर फैली हुई थी। ऐसी सुंदर जगह में एक शिला पर बैठकर महंतरी अर्थात डूबी हुई नौका नाम की कविता लिखी थी। उसी समय उस कविता को यदि सागर में डुबा दिया होता तो अच्छा होता। अब उसे मेरी दूसरी कविताओं में स्थान मिल गया है। यद्यपि मेरे छपे काव्य ग्रंथों में उसे जगह नहीं मिली है, तो वह कविता सर्वतोमुखी हो गई कि उसे कोई भी छाप सकेगा। इस तरह कुछ दिनों तक मेरे दिन यहाँ बीते। एक दिन अक्सर आलस में ही बीते। ये दिन अक्सर आलस में ही बीते। मैं तो बेफिक्र हो गया था, पर कर्तव्य थोड़े ही बेफिक्र होता है। अतः कर्तव्य का फिर तकाजा हुआ और मुझे लंदन जाना पड़ा। इस बार डॉक्टर स्कॉट के यहाँ रहने की व्यवस्था की गई। अतः एक दिन सामान लेकर मैं उनके घर पहुंचा। डॉक्टर स्कॉट के चेहरे पर बुढ़ापा साफ झलक रहा था। डॉक्टर स्कॉट, उनकी औरत और उनकी बड़ी लड़की मुझे वहाँ मिली। 2 लड़कियाँ उनके और थीं, पर वे अपने घर पर विदेशी भारतीय गृहस्थ के आने की खबर से शायद डरकर एक नातेदार के घर चली गई थीं। जब मेरे पहुंचने पर उन्हें ये खबर मिली होगी कि मैं कोई डरावना इंसान नहीं हूँ, तब वे लौट आईं। थोड़े ही दिनों में उस परिवार का और मेरा इतना प्रेम बढ़ गया कि मैं उनमें से एक बन गया। श्रीमती स्कॉट मुझे अपने बेटे की तरह समझती थी और उनकी लड़कियों का मेरे साथ इतना प्यार भरा बर्ताव था जितना कि अपने नातेदारों तक का नहीं होता। इस परिवार में रहते हुए एक बात मेरे ख्याल में आई कि इंसानी स्वभाव कहीं भी जाओ एक ही तरह का मिलेगा। अपने अक्सर कहा करते हैं कि मेरा भी ऐसा ही विचार था कि भारतीय औरतों की पति भक्ति अनोखी हुआ करती है, वैसी यूरोपियन औरतों में नहीं होती। लेकिन इस समय मुझे अपना विचार बदलना पड़ा। एक अच्छी श्रेणी की हिंदुस्तानी औरत की पति भक्ति और श्रीमती स्कॉट की पति भक्ति में कुछ भी फर्क न जान सका। वे अपने पति में डूबी हुई थीं। उनका स्तर साधारण था, इसलिए नौकर चाकर भी मामूली तौर पर रखकर फिजूल बड़प्पन न बताकर छोटे मोटे काम सभी खुद ही किया करती थी और हमेशा अपने पति के कामों में मदद करने के लिए भी तैयार रहती थी। शाम के समय पति के वापस आने के पहले वे खुद अपने हाथों से अंगीठी तैयार करके आराम कुर्सी पर खड़ाऊँ रख देती और पति के स्वागत के लिए तैयार रहती थी। वे अपने मन में हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी कि पति को कौन सी बात पसंद है और किस तरह का वे बर्ताव चाहते हैं। 8 पहर उन्हें पति सेवा का ही ख्याल रहता था। रोजाना सुबह श्रीमती स्कॉट अपनी नौकरानी को लेकर घर के ऊपर की मंजिल से नीचे तक आती जाती और सफाई करवाती तथा इधर उधर बिखरे सामान को जमवा देती। जीने के कठड़े की पीतल की छड़ें, दरवाजे की कड़ियाँ वगैरह घिस कर इतनी साफ करती कि वे फिर चमकने लगती। रोजाना के निश्चित कामों के सिवाय कितने ही सामाजिक काम उन्हें करने पड़ते थे। रोजाना के काम हो जाने पर शाम के वक्त हमारे बतियाने और गाने में भाग लेती थी, क्योंकि फुर्सत के वक्त को आनंद में बिताने में सहायक होना अच्छी गृहिणी का एक धर्म है। कितनी ही बार शाम को डॉक्टर स्कॉट की लड़कियां टेबल फिरा फिरा कर कोई खेल खेला करती थी। मैं भी इस खेल में शामिल होता था। चाय की एक छोटी सी टेबल पर हम हमारी उंगलियां रखने और वह सब दीवान खाने में फिरने लगती। आगे जाकर तो ऐसा हो गया कि जिन चीज़ों पर हम सब साथ हाथ रखते थे वे सब थर थर काँपने लगती। श्रीमती स्कॉट को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इस बारे में वे कुछ खास नहीं बोला करती थी। हाँ, कभी कभी गंभीर चेहरा बनाकर गर्दन हिला देती, मानो वे गहराई के साथ ये कहती थी कि ये बातें उन्हें पसंद नहीं हैं। तो भी हमारे जोश के ख़त्म न होने के लिहाज से वे चुपचाप हमारे इस खेल को बर्दाश्त करती थी। एक दिन डॉक्टर स्कॉट की चाल के समान टोपी को फिराने के लिए हम लोगों की तैयारी हुई। उस समय ये बात श्रीमती स्कॉट को बिल्कुल बर्दाश्त न हो सकी। घबराई हुई वे हमारे पास आई और टोपी को हाथ न लगाने के लिए उन्होंने हमें सावधान कर दिया। औलादों का एक पल भर के लिए भी अपने पति की टोपी के हाथ लगाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके सब कामों में अपने पति के बारे में आदर खास तौर से दिखलाई पड़ता था। उनके अपने आप पर संयम की याद आते ही स्त्री प्रेम की पूर्णता साधक बुद्धि में समा गई है, ऐसा भरोसा हो जाता। स्त्री प्रेम की बाढ़ को रोकने के लिए कोई वजह पैदा हो तो फिर वह प्यार स्वाभाविक तरीके से पूजा में बदल जाता है। जहाँ अयासी की रेल पेल और छिछोरापन रात दिन रहता है, वहीं इस प्यार में गिरावट आती है और साथ ही इस प्यार की पूर्ति से मिलने वाले सुख का औरत जाति उपयोग नहीं कर सकती। यहाँ मैं कुछ ही महीने रह पाया, क्योंकि मेरे बड़े भाई हिंदुस्तान लौटने वाले थे।
मुझे भी साथ में आने के लिए पिताजी का खत आया। इस आशा से मुझे बड़ा आनंद हुआ। मेरे देश का उजाला और आसमान मुझे भोलेपन से बुला रहे थे। ऐसा लगने लगा हमारी तैयारियां हो गईं और मैं जाने के पहले श्रीमती स्कॉट से मिलने गया। उन्होंने अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर रोना शुरू किया। वो खुद को संभाल न सकी और कहने लगी, अरे अरे तुझे इतना जल्दी जाना था तो फिर हमारे दिल को प्यार का धक्का लगाने के लिए आया ही क्यों था। अरे भगवान, ऐसे प्रेमी इंसानों का साथ क्यों नहीं होने देता। अब लंदन में वह परिवार नहीं है। स्कॉट साहब के घर के कुछ आदमी किसी दूर देश को चले गए हैं और कुछ इधर उधर हैं जिनका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मन में उनकी याद पूरी ज़िंदगी बनी रहेगी। मेरी इस पहली विलायत यात्रा की कुछ बातें साफ तौर से मेरी यादों में हैं। सर्दी के दिन थे। मैं हर्न ब्रिजवेल्स के एक रास्ते से जा रहा था। रास्ते के एक ओर एक आदमी को मैंने खड़े देखा। फटे पुराने जूतों में उसके पैर की उंगलियां बाहर निकल रही थीं। छाती आदि खुली हुई थी। वह मुझसे कुछ नहीं बोला। शायद कानूनन भीख मांगना वहाँ बंद होने से वह गूंगा रहा होगा। सिर्फ पल भर उसने मेरे पैरों की ओर देखा। मैंने एक सिक्का खीसे से निकाल कर उसे दे दिया। आशा से ज़्यादा कीमती भीख मिलने की वजह से पहले वह 4 कदम आगे बढ़ गया और तुरंत ही लौटा और मुझसे बोला, महाशय, आपने भूल से मुझे सोने का सिक्का दे दिया है। ये बात मेरे ध्यान में ही नहीं रही होती, लेकिन लेकिन दूसरे एक प्रसंग पर ऐसी ही एक घटना और होने की वजह से दोनों बातें मेरे ख्याल में अच्छी तरह रह गईं। हार्के स्टेशन पर जब मैं पहले उतरा तब एक मज़दूर आया और मेरा सामान स्टेशन फाटक से बाहर खड़ी हुई गाड़ी में लाकर रख दिया। पैसे की थैली में छुट्टे पैसे देखने लगा, पर न होने से मैंने आधा क्राउन दे डाला। गाड़ी चलने लगी। कुछ समय बाद वह मज़दूर दौड़ता हुआ गाड़ी को रोकने के लिए आवाज़ देने लगा। मैं समझा मुझे भोला भंडारी समझकर कुछ और ऐंठने की नीयत से वह आ रहा है, लेकिन उसने आकर कहा, श्रीमान, आपने भूल से एक पेनी की जगह आधा क्राउन दे डाला। ये नहीं कह सकता कि मैं विलायत में रहकर ठगाई में नहीं आया तो होऊंगा, लेकिन ये घटनाएं ध्यान में रखने लायक नहीं हैं। अनुभव से मेरा ये विचार हो गया कि भरोसेमंद लोगों को दूसरों पर भरोसा करने का तरीका अच्छी तरह मालूम रहता है। मैं एक अनजान इंसान था और आसान व निडर तरीके से मैं व्यापारियों को चाहता तो उनके पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन लंदन में किसी दुकानदार ने मुझ पर अविश्वास नहीं किया। मेरे विलायत रहने के समय में कुछ हंसी की घटनाएं भी हुईं। उनमें से एक खास तौर से मुझे याद है। वह ये कि एक बार किसी स्वर्गीय एंग्लो इंडियन अफसर की मौत वह यह है कि एक बार किसी स्वर्गीय एंग्लो इंडियन अफसर की औरत से मेरी जानकारी हुई। वह मुझे रवि कहकर पुकारती थी। उसके एक हिंदुस्तानी कवि दोस्त ने उसके मरे हुए पति की याद में अंग्रेजी में एक करुण रस से भरी कविता लिखी थी। इस कविता की कमी बेसी या भाषा के बारे में बतियाने की ये जगह नहीं है। मेरे दुर्भाग्य से कवि ने कविता पर ये लिखा था कि ये बिहाग राग में गाई जाए। एक दिन वह कविता बिहाग राग में गाने के लिए उसने जिद की। मैं ठहरा भोला भाला, इसलिए उसका कहना मान लिया। इस कविता पर जबरदस्ती बिहाग राग लादा गया था। ये मजाक और निंदनीय बात पहचानने लायक वहाँ कोई नहीं था। यह भी मेरी बदकिस्मती थी कि अपने पति की मौत पर हिंदुस्तानी इंसान द्वारा रचा हुआ शोक गीत हिंदुस्तानी राग में सुनकर उस बाई का मन शोक से भर गया। मैं समझा कि चलो छुट्टी हुई, उसकी इच्छा पूरी हो गई, पर राम राम, वह यहाँ भी रुकने वाली बात नहीं थी। इसकी बार बार कई समाजों में मुझसे भेंट हुआ करती और खाने के बाद ज्यों ही मैं दीवान खाने में औरतों के समूह में जाता त्यों ही वह बाई मुझसे बिहाग राग गाने के लिए कहती और दूसरी औरतें भी भारतीय गाने का अच्छा मसाला सुनने की इच्छा से विनती करती। साथ ही उस शोक गीत का छपा हुआ कागज बाई के खीसे में से बाहर निकलता और मुझे आखिर में नीची गर्दन कर कांपते सुर से गाना शुरू करना पड़ता। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे स्थानों पर मेरे सिवाय उस गाने में किसी दूसरे का दिल फटने की संभावना नहीं थी। अंत में सब औरतें मन ही मन हंसकर वाह वाह कहा करती। कड़ाके की ठंड होने पर भी मुझे इस घटना से पसीना छूटा करता था। उस बड़े अफसर का शोक गीत मेरे ऊपर ऐसी भयानक चोट करेगा, ऐसा भविष्य मेरे जन्म समय में या उस अफसर के मौत के वक्त क्या कोई कर सकता था। डॉक्टर स्टॉक के यहाँ रहकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के कारण उस बाई से कुछ दिनों तक मेरा मिलाप नहीं हुआ। बीच बीच में उसके खत मुझे बुलाने के लिए आया करते थे। वह बाई
लंदन में एक उपनगर में रहा करती थी, परंतु शोक गीत के डर की वजह से मैं उसका बुलाना मंजूर नहीं करता था। अंत में एक दिन तार से बुलावा आया। मैं कॉलेज जा रहा था, रास्ते में ही तार मिला। विलायत में से भी अब जल्दी ही जाने वाला था, अतः इस बाई से मिलना ठीक समझा। उसका विनम्र बुलावा मंजूर करने का इरादा किया। मैं कॉलेज गया, वहाँ से काम खत्म कर घर न लौटकर उन बाई के यहाँ जाने के लिए सीधा स्टेशन पर चला गया। ये दिन बड़ा ही डरावना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, चारों ओर कोहरा छाया था। मुझे जिस स्टेशन पर जाना था वह आखिरी स्टेशन था, इसीलिए मैंने वहां पहुंचने के बारे में पूछताछ करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। रास्ते में सब स्टेशनों के प्लेटफार्म दाहिनी ओर पड़ते थे, अतः मैं भी ट्रेन के डिब्बे में दाहिनी ओर एक कोने में बैठकर किताब पढ़ने लग गया। बाहर कोहरे के कारण इतना अंधेरा हो गया कि कुछ दिखलाई नहीं पड़ता था। एक के बाद एक मुसाफिर अपने अपने स्थान पर उतरने लगे। आखिरी स्टेशन के एक स्टेशन पहले जब हम पहुंचे तब वहां थोड़ी देर गाड़ी ठहरी और फिर चलने लगी। कुछ ही दूर जाकर गाड़ी फिर रुक गई, लेकिन आसपास कोई दिखलाई नहीं पड़ा, न दिया और न प्लेटफार्म। कभी कभी बेमौके गाड़ी ठहर जाने के कारण पूछने का भी मुसाफिरों को उपाय नहीं रहता, इसलिए कोशिश भी नहीं करते। अतः मैं फिर अपने पढ़ने में लग गया। देखता हूँ तो गाड़ी पीछे जा रही है। रेलवे वालों के अचंभे भरे बर्ताव के लिए कोई भी जवाबदार नहीं होता, ये समझकर मैं फिर पढ़ने लगा। अब हम एक स्टेशन पीछे लौट आए। अब मुझे अपनी उदासीनता छोड़नी पड़ी और पूछना पड़ा कि अमुक स्टेशन को हमारी गाड़ी कब पहुंचेगी। जवाब मिला कि वह गाड़ी वहीं से लौट कर आ रही है। फिर पूछा अब वह गाड़ी कहाँ जा रही है। जवाब मिला लंदन को। अच्छा, अब वह अमुक स्टेशन की गाड़ी फिर कब मिलेगी। जवाब मिला रात भर गाड़ी नहीं मिलेगी। पूछताछ से मालूम हुआ कि 5 मील के घेरे में ठहरने व खाने पीने की जगह नहीं है। मैं सुबह 10 बजे खा पीकर घर से चला था, उसके बाद पानी तक नहीं पिया था। जब खाने पीने का साधन न हो तब सन्यासी बनने में इंसान को देर नहीं लगती। ओवरकोट के बटन लगाकर प्लेटफार्म के एक लालटेन के नीचे बैठ गया। मेरे पास हाल ही में छपी स्पेंसर के नीति सिद्धांत नाम की किताब थी। ऐसे विषय पर मन को एकांत का मौका इससे बढ़कर दूसरा नहीं मिलेगा, ये सोचकर मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक मज़दूर मेरे पास आया। उसने कहा कि कुछ समय बाद एक स्पेशल ट्रेन यहाँ से जाने वाली है, वह आधे घंटे बाद आएगी। ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं किताब आगे न पढ़ सका। जहाँ मैं 7 बजे पहुँचने वाला था वहाँ 9 बजे पहुँचा। बाई ने पूछा, रवि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, कहाँ ठहर गया। मुझे अपनी हिम्मत के बारे में यद्यपि गर्व नहीं था, तो भी मैंने खुले दिल से सब बातें साफ साफ कह दी। मेरे पहुंचने के पहले ही उन लोगों का खाना पीना हो चुका था। कुछ देर बाद मुझे चाय पीने को कहा गया। मैं चाय कभी नहीं पीता था, लेकिन भूख से इस समय बेचैन हो रहा था, अतः 2 बिस्किट और तेज चाय का एक प्याला किसी तरह गले के नीचे उतारा। फिर मुझे दीवान खाने में ले गए। वहाँ अनेक अधेड़ उम्र की औरतें थीं। एक अमेरिकन जवान लड़की भी थी। मेरी जानकार बाई के भांजे से इसकी शादी होने वाली थी, अतः विवाह के पहले के प्रेम में वह डूबी हुई थी। बाई ने कहा, आओ नाचें। ये कसरत करने लायक मेरा मन न था और न शरीर ही नाचने की स्थिति में था, परंतु कहा जाता है कि दुर्लभ स्वभाव वाले आदमियों के साथ से अनहोनी भी होती है। चाय और बिस्किट पर भूख का भार रखकर दूल्हे दुल्हन के विनोद के लिए मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र की औरतों के साथ नाचना पड़ा। मेरी आफत यहीं खत्म नहीं हुई। आफत चोटी पर मानो कलश चढ़ाने के लिए ही मुझसे पूछा गया कि रात में तू कहाँ रहेगा। मैंने इस पर अभी तक विचार भी नहीं किया। मैं शून्य रह गया, एक भी शब्द न बोलकर बाई की ओर देखने लगा। तब वह कहने लगी, यहाँ पास ही में एक मुसाफिर खाना है जो सुबह 4 बजे तक खुला रहता है, इसलिए अब देरी न कर, तू वहाँ चला जा, वहाँ तेरे ठहरने का इंतजाम हो जाएगा। मुझे झक मारकर जाने के लिए तैयार होना पड़ा, अन्यथा रात कहाँ निकालता। बाई ने इतनी दया की कि एक नौकर लालटेन देकर मंजिल बतलाने को मेरे साथ भेज दिया। पहले पहल तो मुझे यही मालूम हुआ कि मुसाफिर खाने में भेजकर मुझ पर बड़ी दया की गई। पहुंचते ही मैंने खाने पीने के बारे में पूछा। मैनेजर ने जवाब दिया कि कोई चीज़ तैयार नहीं है, हाँ पेय पदार्थ है। सोने के लिए जगह बतला दी गई। इस जगह की पथरीली फर्श ठंडदार थी। वहाँ मुँह धोने के लिए टूटी फूटी तस्तरी और पुराना पलंग पड़ा हुआ था। सुबह होते ही बाई ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। इस नाश्ते की बात कुछ न पूछिए, सारी चीज़ें बासी थीं। रात का बचा खुचा सामान था। अगर इन्हीं में से कल रात को मुझे कुछ सामान दिया होता
तो किसी को कुछ नुकसान नहीं होता और ना पानी में से बाहर निकली मछली की तड़पड़ाहट भरा मेरा नाच हुआ होता। नाश्ता हो जाने पर मुझसे कहा कि जिस भाई को गाना सुनाने के लिए तुझे बुलाया है वह बीमार हो गई, इसलिए उसके कमरे के दरवाजे पर बैठकर तो उसे गाना सुना। जीने के नीचे मुझे खड़ा कर एक बंद दरवाजे की ओर इशारा करके कहा गया कि उस कमरे में बाई पड़ी हुई है। मैंने उस अजान की ओर मुँह करके वही बिहाग राग गाया। मेरे इस गाने का रोगी पर क्या असर हुआ इसकी खबर मुझे अभी तक नहीं मिली। मुझे अपनी इस कमजोरी भरी सज्जनता के प्रायश्चित में लंदन आकर बीमार पड़ना पड़ा। मैंने डॉक्टर स्कॉट की लड़कियों से इस मेहमानदारी का सारा हाल सुनाया। तब उन्होंने कहा कि पूरी तरह विचारने के बाद तुम्हें ये मालूम होगा कि अंग्रेजी मेहमानदारी का ये नमूना नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अनाज का ये नतीजा है। तो ये था आज का अंश, जो कि बिलायत शीर्षक के अंतर्गत था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार। जय माँ भारती।